जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के लिए यूनिट 13 चैप्टर नंबर 13 को आज के सेशन में देखेंगे। और आज का लास्ट सेशन है, ये लास्ट सेशन है BHDLA 135 का। इस तरह से आज लास्ट सेशन डाल के BHDLA 135 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से 12 तक यूनिट को देख चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 से 12 तक नहीं देखे हैं, जो कवर नहीं किए हैं, उसको जरूर कवर कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDLA 135 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। और तो उसका लिंक मैंने बता दिया, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 13 को देखेंगे, लास्ट सेशन को, ठीक है। इसका नाम जैसे कि 13 में कहा जाता है वाणिज्य की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द। वाणिज्य की भाषा क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, क्या कहा जाता है वाणिज्य भाषा में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने के प्रयास कीजिए। यहाँ से आप सभी देखिए क्या कहा जाता है कि वाणिज्य के क्षेत्र और भाषा के विविध प्रयोग। वाणिज्य के क्षेत्र हैं और उसके क्या क्या भाषा के क्या क्या प्रयोग हैं, किस प्रकार के विविध प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वाणिज्य, देखिए वाणिज्य मतलब बोले तो आप जैसे कि खरीद बिक्री होता है ना, उसी को हम लोग वाणिज्य के तौर पे कहते हैं कि एक प्रकार का बिजनेस हो, ठीक है। चाहे कोई दुकानदार हो या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, एक प्रकार का उसका हिंदी जो वाणिज्य हो गया, ठीक है। इसी बारे में कहा जाता है वाणिज्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी कि वाणिज्य का जो करने का क्षेत्र होती है, एरिया जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होती है, व्यापक होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बेचने और खरीदने के अलावा वे सभी क्षेत्र आते हैं जिसके द्वारा माल या वस्तु उत्पादन से अपने उपभोक्ता तक पहुंचती है। जिनके द्वारा जो माल है या वस्तु है जो भी उत्पादन किए जाते हैं, वो जो है ना खरीद करने वाले, बिक्री करने वाले, उनके पास तक ये सारे के सारे सामान, माल, वस्तुएं पहुंची जाती है। तो ये एक प्रकार की वाणिज्य का एक भाग है, वाणिज्य का जो है ना कार्य है, ठीक है। और उसी प्रकार आगे कहा जाता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाणिज्य का संबंध वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक से होता है। यानी कि वाणिज्य का संबंध जो है ना सिर्फ उत्पादन ही नहीं, उसके अलावा जो है ना उपभोक्ता तक जो है ये होता है। मतलब उत्पादन करने के साथ साथ जो ये उपभोक्ता तक भी होता है, ठीक है। और ये भी कहा जा सकता है कि वाणिज्य का तात्पर्य जो है केवल लेखा जोखा या लेन देन करना ही नहीं, बल्कि इसलिए यह भी मान सकते हैं कि वाणिज्य व्यवसाय से कहीं अधिक व्यापक है। ये जो व्यवसाय जो है उससे कहीं भी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि वाणिज्य की भाषा भी केवल एक स्तर पर नहीं देखी जा सकती। इसलिए जो ना भाषा को हम लोग वाणिज्य की जो भाषाएं हैं, जो कि कहा जाता है वाणिज्य का जो ना भाषा है, इसको हम लोग एक लिमिटेशन पर नहीं देख सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। इसमें बहुत तरह की भाषाएं को देखे जा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या देखें, ये सिर्फ लेन देन करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए नहीं, इसके अलावा जो है ना ये वस्तुएं होती है, ये उत्पादन के साथ साथ उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा जो है ये क्या होता है, वाणिज्य जो होती है ये व्यवसाय से कहीं ना कहीं ये अधिक व्यापक हैं, ठीक है। ये इस प्रकार का मतलब इसकी भाषाएं जो ये लिमिट नहीं है, ये कई प्रकार से जाने जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भाषाएं आपके बारे में समझ चुके होंगे। और आगे कहा जाता है यहाँ हम लोग अब पहले वाणिज्य के विस्तृत क्षेत्र के बारे में जान लें और उसके बाद इस क्षेत्र में प्रस्तुत प्रयुक्त हिंदी भाषा और उसके विविध रूपों को आसानी से और अधिक स्पष्ट ढंग से देख पाएंगे। मतलब कहा जाता है कि वाणिज्य के विस्तृत क्षेत्र को हम लोग उसके ऊपर जान लें, इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रयुक्त हिंदी भाषा जो होती है, इसके जो विविध रूप हैं, इसको हम लोग को जो आसानी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे बोले जाए तो कि जैसे ही वाणिज्य की जो भाषाएँ हैं इसको हम लोग जानेंगे, इसका क्या विस्तृत क्षेत्र है, क्या एरिया है, कहाँ तक इसका लिमिटेशन है या लिमिट से ज़्यादा है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बाद जो है ना हमें जो हिंदी भाषा के और इसका विविध रूप जो होती है वो आसानी तरीके से स्पष्ट ढंग से हम लोग को पता चल जाता है। और कहा जाता है वास्तव में जो है वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार वितरण से समस्त समाधान साधन आ जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि वाणिज्य के क्षेत्र में भी वितरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वाणिज्य के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका होता है, वितरण का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वितरण अवस्था के अंतर्गत ही बैंकिंग, परिवहन और बीमा आदि रखते हैं। ये सभी जो है ना किसके अंतर्गत आते हैं, वितरण व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। यदि यह व्यवस्थाएं ना हो तो किसी भी उत्पादित वस्तु का बिक पाना संभव नहीं है। और यह तो जानते हैं कि विक्रय के अभाव में माल का उत्पादन निरर्थक होता है। यदि कोई भी उत्पादन सामान है, माल है, वस्तुएं हैं, यदि वो बिक्री ना हो तो वो क्या होगा, मतलब कि वो कुछ फायदा ही नहीं है।
ठीक है। तो कहा जाता है इस प्रकार वाणिज्य के साधन के रूप में उसके ये वितरण के अंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए कि सभी अंगों के भाषा का व्याकरण प्रयोग मिलता है, ठीक है। और कहा जाता है वाणिज्य के इन विविध सहायक अंगों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाणिज्यिक हिंदी या व्यावसायिक हिंदी कह सकते हैं। वाणिज्य के तौर पर जो ये जितनी तमाम चीज़ों को हम लोग अभी जितने तथ्यों को जाने, इन तमाम तथ्यों को हम लोग कह सकते हैं कि वाणिज्यिक हिंदी या व्यावसायिक हिंदी, ठीक है। और इसी तरह प्रयुक्ति की संकल्पना से आप परिचित हो चुके हैं। प्रयुक्ति की दृष्टि से वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी को हम वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रस्तुति भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है भारत में वाणिज्यिक शिक्षा का विकास, जो अपना भारत देश है उसमें वाणिज्यिक शिक्षा का किस तरह से विकास हुआ इसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे भारत का औद्योगिक और व्यावसायिक विकास हुआ वैसे वैसे भारत में वाणिज्य की शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस की गई। जिस तरह से औद्योगिक विकास हुआ, फैक्ट्रियाँ बने, उद्योग बना, औद्योगिक हुई, व्यवसाय विकास हुआ, तो उस तरह से हम लोग को धीरे धीरे जो ना इसके वाणिज्य के बारे में शिक्षा जो ना की आवश्यकता महसूस होने लगी। बोला जाए तो जैसे मान के चलो कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं मतलब कि अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो वो ठीक है, बिना पढ़े हुए लिखे भी चल सकता है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो जैसे कि चैलेंजिंग बड़ा बिजनेस होने होगी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। जैसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, MBA हैं, तो MBA करने के बाद आप जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस प्रकार की आवश्यकता जो है ना शिक्षा की आवश्यकता महसूस होने लगी। आप शिक्षा करते हैं तो उसके बाद आपका व्यवसाय जो होती है वो ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है ये महसूस किया गया कि भारत में वाणिज्यिक शिक्षा का समुचित विकास किया जाए। समुचित विकास से तात्पर्य यह है कि भारत में उत्पादन की, बाजार की, उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं या समस्याएं हैं उन्हें दृष्टि में रखकर वाणिज्यिक शिक्षा का ढांचा या कच्चे माल का उत्पादन किया जा सके। जैसे मान के चलो अभी माँ की का छोड़ो, मैं खुद अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे आपको क्लासेस दे रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। जैसे मान के चलो एक बिजनेस की तरह से हम बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के मतलब ताकि आप समझ पाओ। मान के चलो मैं ऐसा सब्जेक्ट लेके आऊँ जिसमें स्टूडेंट की मात्रा जो है ना बहुत कम हो, सीमित हो, 10, 15, 20, 25 तक ही हो, ठीक है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अनगिनत हैं, जिसको मुझे भी नहीं पता कितना स्टूडेंट होंगे इस सब्जेक्ट में। मुझे किस सब्जेक्ट की क्लास कराना उचित होना चाहिए, कम वाला या अधिक वाला, ये मुझे कैसे पता चला, कैसे आइडिया लगा? मुझे मार्केट में पता चला कि नहीं इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ज़्यादा हैं और इस सब्जेक्ट में जो ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करने पर फोकस करता है, तो मुझे इस सब्जेक्ट की क्लास लाना चाहिए और इसकी मांगे भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो है ना इस तरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि मार्केट में क्या प्रचलन है और किस चीज़ की मांगे हैं और किस चीज़ की जो ना कम है। मतलब भीड़ भी है लेकिन वो जो ना मिश्रण मतलब कि बोले तो वो क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है कम मात्रा में है और लेकिन मांगे बहुत है। तो इस प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार ये कहा जाता है। उसी प्रकार कहा जाता है कच्चा माल, सस्ते, श्रमिक, परिवहन, बाजार, बैंकिंग आदि विषय को इस शिक्षा के अंग हैं और उनका समुचित अध्ययन कराते हुए ऐसे लोग तैयार हो जाए भारत के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दे सके, ठीक है। अर्थात उनकी दृष्टि की समस्याओं को देखने वाली बन सकें। ऐसी स्थिति में कई प्रकार के पाठ्यक्रम वाणिज्य शिक्षा में उपलब्ध कराए गए। माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक इसके बारे में जानकारियां दी गई, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि आप जो है जिस तरह से मार्केट में जो चीज़ें की मांगे होंगी, व्यवसाय करने के तौर तरीके हों, इसके बारे में हम लोग को शिक्षाएं प्राप्त हुई, शिक्षाएं मिली। जिस तरह से अगर छोटे से छोटे स्कूल से लेकर हम लोग को विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिला। और उम्मीद करता हूँ आपके जो सब्जेक्ट हैं इसमें भी कोई ना कोई बिजनेस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट जरूर होंगे। अगर आपके फर्स्ट ईयर में नहीं है तो नेक्स्ट ईयर में जरूर होगा, ठीक है। तो आप देख लेना, ओके। तो ये बातें कही गई है। उसके बाद कहा जाता है कि धीरे धीरे व्यवसाय प्रबंधी जैसी संस्था में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के साथ डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किए गए। यह उल्लेखनीय है कि इन सभी स्तरों पर अनेक स्थानों पर अर्थात भारत के कई राज्यों में इस शिक्षा का माध्यम हिंदी को भी बनाया गया। मतलब कहा जाता है धीरे धीरे जो है बहुत प्रकार के डिप्लोमा बनाए गए, MBA बनाए गए, BCom के माध्यम से वो बिजनेस में करने लगे। बिजनेस में बहुत प्रकार के BCom के बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से संबंधित हैं, ठीक है। अकाउंटेंट हो, ये सब चीज़ें जो है ना आपका डायरेक्टली डिप्लोमा के माध्यम से यह देश के लिए विकास करने के लिए, व्यवसाय पर फोकस करने के लिए कहा गया है। उसके बाद अभी इस दिशा में कार्य कर रहे हर स्तर पर वाणिज्य की शिक्षा का व्यवसायिक बन रहा है, व्यवहारीकरण बन रहा है। भारतीय संदर्भ में इस शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के लिए हमने ये निर्धारित कर दिया है कि हमारी वाणिज्यिक शिक्षा की व्यवस्था भारतीय समाज और संस्कृति अनुरूप होनी चाहिए। उद्योगों का लाभ तभी सार्थक ढंग से जन सामान्य तक पहुंच सकता है जब हम ऐसे वाणिज्यिक स्नातकों को तैयार करें जो दृढ़ निश्चय करके
कार्य कर सके, ठीक है। और वे प्रबंध व्यवस्था को भारतीय परिस्थिति के योग्य बनाएंगे और यह हम प्रमाणित करेंगे कि व्यवसाय शिक्षा का उद्योग व्यापार को अधिक लाभ कमाने की तकनीक बताने तक की नहीं सीमित होना चाहिए। देखिए सिंपल तरीके से आप ये समझो कि शिक्षा जो प्राप्त होती है, मान के चलो आप इसमें कहा जाता है व्यवसाय के बारे में, वाणिज्य के बारे में, कि आपको उसमें शिक्षा मिलनी चाहिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। तो बोला जाए तो आपका भारत में जो है ना इसकी शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर किया गया, अनेक अनेक प्रकार के कोर्सेज लॉन्च किए गए, अनेक अनेक प्रकार के डिप्लोमा बनाए गए, यूनिवर्सिटीज हो या छोटे छोटे स्कूल हो, हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, इन तमाम स्कूलों में जो है ना शिक्षा व्यवसाय के बारे में, वाणिज्य के बारे में, बिजनेस के बारे में शिक्षाएं देने लगी, ताकि आप देश के लिए कुछ कर सको, बिजनेस के माध्यम से कर सके। जैसे मान के चलो कोई शिक्षा तो प्राप्त कर रहा है कि सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना जॉब करते हैं, जॉब जो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिजनेस पे उसको फोकस करता था, नहीं मुझे बिजनेस ही करना है, आगे चलकर मुझे जॉब नहीं करनी है। तो बिजनेस के आइडिया जो है उसकी शिक्षा के बारे में प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि भारत की शिक्षा में जो है ना वाणिज्य के जो शिक्षाएं थी उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक के और टॉपिक्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा जाता है वाणिज्य का क्षेत्र और हिंदी प्रयोग की संभावनाएं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, ठीक। इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि वाणिज्य ही नहीं बल्कि व्यवहार के कई ऐसे क्षेत्र आज देखने को आ रहे हैं जहां अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग की उत्तरोत्तर मांग की जा रही है, ठीक है। जैसे कहा जाता है अंग्रेजी के स्थान पर जो है अब धीरे धीरे क्या हुआ था, पहले जो जैसे कि इससे पहले वाले यूनिट में मैंने क्या बताया था, यूनिट 12 में, उसमें था कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का जो राजभाषा के स्तर पर देखा गया था। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 15 साल तक लगभग अंग्रेजी का ही प्रयोग प्रकोप रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ा, जैसे आप यूनिट 12 में देख चुके होंगे, ठीक है। अब हम यूनिट 30 में यही कहा गया है कि ये जो वाणिज्य की व्यवहार होती है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है, अंग्रेजी के साथ साथ जो है ना ये हिंदी का भी प्रयोग होने लगा है, ये मांगे की जा रही है। ऐसा होने का एक कारण साक्षरता और शिक्षा का प्रचार प्रसार है। इस तरह से जो ना शिक्षा हो, ये इसका जो ना फैलाव हो, इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चाहे हम अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की ओर कितना भी आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन यह सच्चाई यही है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का लाभ महानगरों और कुछ बड़े नगरों में ही सीमित है। मान के चलो आप अंग्रेजी में तो पढ़ लिए हो, लिख लिए हो, बिजनेस आइडिया तो ले लिए हो, अगर आप बिजनेस गांव में खोल दिए, गांव के लोग तो अंग्रेजी नहीं पता उनको, तो आपके लिए जो ना बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये बातें बताई जा रही है। गांव कस्बों में अधिकांश जनता अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, यही बातें कही गई। इनमें भी हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले संख्या बहुत बड़ी है। अब धीरे धीरे जो है ना, अब बीकॉम भी हो या कोई भी जो है मास्टर डिग्री में हो या MBA हो, वो हिंदी माध्यम से भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा होता था कि MBA जो इंग्लिश मीडियम से करा जाता था ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन अब ऐसा हुआ कि वो अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो MBA हिंदी मीडियम से भी कर रहे हैं, बीकॉम भी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, ताकि वो जो ना छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों को व्यापक संदर्भ मिला है। उदाहरण के लिए व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में ही देखें तो कई घटना इस बात के संकेत दे रही है कि इस क्षेत्र को विस्तृत बनाकर जनता तक खींच लाया गया है, ठीक है। और जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, लघु हो, कुटीर उद्योग हो, ये प्रोत्साहन, इसका प्रोत्साहन, बहुराष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ावा, अंतर क्षेत्र संदर्भों में गत्यात्मकता आदि, ये सब क्षेत्र देखने को मिलती है, ठीक है। और ये कहा जाता है, ये स्वभावता ही है कि जब कोई क्षेत्र जनता तक अपना विस्तार करना चाहता है तो उसे जनता का भी भाषा अपने कामकाज में अपनाना ही पड़ता है। मान के चलो यदि कोई ले लो बिहारी, ठीक है, अरे कोई बिहारी वो अपना बिजनेस यहाँ महाराष्ट्र में खोल दे, मराठियों के लिए खोल दे, तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि मराठी में यानी महाराष्ट्र में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, जिसको हिंदी नहीं आती है, और बिहारी को मराठी आना ये तो बहुत कम ही चांस है ना, क्योंकि वो वहाँ पे मराठी नहीं चलती है, मराठी तो महाराष्ट्र में चलती है। तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अगर बिहारी कोई व्यवसाय यहाँ पे छोटे मोटे व्यवसाय, जैसे मान के चलो कोई ढाबा ही खोल ले, कोई मान के चलो चाय का ही दुकान खोल ले, छोटी मोटी दुकान, तो चाय का दुकान अगर छोटी मोटी खोल ले तो उसमें आपका जो गरीब भी लोग जाएंगे, अमीर से अमीर लोग भी जाएंगे, उसमें अशिक्षित भी जाएंगे, तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो कोई हो सकता है कि मराठी ही बोले, ठीक है, और उसको हिंदी ना आए, तो उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। अगर वो व्यवसाय जो अपना मराठी लैंग्वेज सीख लेगा तो उसके लिए ठीक है, फिर यही बातें कही गई है, उसके क्षेत्र के अनुसार उसकी भाषाएं सीखने पड़ती है, तब तो व्यवसाय वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकेगा। अरे मान के चलो अगर मराठी में चाय, अगर वो बोल रहे हैं बिस्किट दे दो भाई,
मराठी इस लैंग्वेज में बोला बिस्किट दे दो भाई, वो समझ ही नहीं रहा क्या बोल रहा है यार। जाओ भाई, नहीं है मेरे पास बिस्कुट, है मेरे उसके पास लेकिन वो दे नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए लॉस ही है ना। तो ये बातें कही गई है, ठीक है। और कहा जाता है वाणिज्य के क्षेत्र में कि हिंदी के प्रयोग की मांग बढ़ने या उसके प्रयोग की संभावना का विकास होने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि विज्ञान के विकास के कारण क्षेत्र महत्व के स्थान के पर सर्वदेशीय महत्व को प्रतिष्ठा मिल रही है। वो क्षेत्र के जो भाषाएं पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व प्रतिष्ठा मिल रही है, ठीक है। और इसीलिए कलकत्ता हो, बम्बई हो, मद्रास हो जैसे महानगर विशाल भाग पर के लघु संसाधन बन गए हैं। इसका कारण औद्योगिक विकास है। सुदूर दक्षिण का निवासी हो, उत्तर भारत के कारखाने में सेवारत है, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला जैसे औद्योगिक केंद्रों का स्वरूप प्रदेश की सीमाओं में मुक्त होकर स्वाभाविक प्राकृतिक धारण कर चुका है, ठीक है। यह बातें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कौन कौन के क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। और कहा जाता है यहाँ विभिन्न भाषा भाषी समुदाय के लोग एक आशा से पर रहते हैं और ये सभी संपन्नता के माध्यम से भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिया था मराठी के बारे में। अब महाराष्ट्र के अगर कोई हो या मराठी आना कभी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी ही बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको हिंदी भी मिलेगी, अंग्रेजी भी मिलेगी, मराठी भी बोलेगी, मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं, ठीक है। तो ये बातें कही गई मतलब कि आप जैसे मैंने बताया था अशिक्षित भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग अशिक्षित ही हैं। महाराष्ट्र में अच्छे खासे लोग हैं शिक्षित के, ठीक है। साक्षरता दर बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। तो ये बहुत कम है, यही बात क्षेत्र के अनुसार कहा गया है, ओके। उसी बारे में कहा जाता है व्यापार आज हिंदी की अपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि उसके कर्मचारी हिंदी बोलते हैं और उसके ग्राहक हिंदी समझ लेते हैं, चाहे वो कोचीन हो, विशाखापट्टनम हो, कोलकाता हो, बंगलोर हो, गुवाहाटी हो, ईटानगर हो, ये तमाम क्षेत्रों में जो है ना हिंदी लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में बोले जाते हैं, ठीक है। और तो वो आसानी तरीके से समझ भी सकते हैं, चाहे वहाँ के कर्मचारी ही हो या कोई ग्राहक हो, सभी के सभी हिंदी समझ सकते हैं। और आगे कहा जाता है अन्य सुविधाओं से के बढ़ने से भी वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी के प्रसार को बढ़ावा मिला और उसके प्रयोग की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में वाणिज्य शिक्षा का एकमात्र माध्यम हिंदी भाषा ही थी और शुरुआती तौर पे मैंने यूनिट 12 में भी अच्छे से बताया है कि शुरुआती तौर पे जो नहीं हिंदी माध्यम का प्रकोप बहुत ही कम था, ठीक है। उसी बारे में इसमें भी कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं जहाँ तक वाणिज्य जगत में हिंदी के अल्प प्रयोग को लेकर चिंता व्यक्त करने का प्रश्न है तो ये कहा जा सकता है कि कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान अभी भी अपने कारोबार में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो हिंदी का प्रयोग नहीं करके इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बारे में कहा जाए, लेकिन इसका कारण हिंदी के प्रति उदासीनता या अंग्रेजी के प्रति अतिरिक्त मोह नहीं है। इसका कारण हिंदी में प्रशिक्षित कुशल कर्मचारी का अभाव है। इसका मतलब यही है, जैसे मान के ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा रहा अभी भी। उसमें ये होता है वो बचपन से इंग्लिश पढ़े होंगे या विदेशियों से आके यहाँ पे ज्वाइन होंगे, तो वो हिंदी नहीं समझ पा रहा है, वो कर्मचारियों का अभाव है हिंदी वालियों का। इसके समाधान के लिए वाणिज्य और व्यवसाय प्रबंध की शिक्षा का माध्यम देश भर में हिंदी को बनाकर किया जा रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा भोपाल में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, तो ऐसे संस्थान है जहाँ लंबे समय से सफलतापूर्वक प्रबंधन की पढ़ाई हिंदी माध्यम से हो रही है। ये दोनों ऐसे विश्वविद्यालय हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटीज हैं जो हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है, हिंदी समझाने का प्रयास किया गया है। ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपने कारोबार में अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले उद्योग भी जब तक जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हिंदी का प्रयोग करते ही हैं। आपने देखा ही होगा कि बड़े से बड़े उत्पादक भी अपने विज्ञापन हिंदी के आवश्यक देता है। फिर उसी प्रकार कहा जाता है जहाँ तक सरकारी प्रयत्नों का सवाल है, इस दिशा में कोई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय जैसे वाणिज्य व्यापार से संबंध मंत्रालय हिंदी कार्यान्वयन का नियंत्रण प्रोत्साहित करते हैं। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र को केंद्र में रखकर किए जाने वाले मौलिक लेखन का प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत करता है। शिक्षा मंत्रालय सभी चीज़ों को हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखें हम लोग क्या कहा जा रहा है, ये भारत में वाणिज्य के क्षेत्र के विकास में हिंदी भाषा का क्या प्रयोग था इसके बारे में हम लोग देखें। इस प्रकार हम लोग 3 टॉपिक्स को देखें, तीनों का तीनों हम उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि हिंदी भाषा का जो राजभाषा के रूप में क्या क्या था प्रयोग हुआ, वाणिज्य के क्षेत्र में कैसे विकास हुआ, भारत में कैसे विकास किया गया, इसके बारे में संपूर्ण तरीके से आप सभी समझ चुके होंगे। और इस तरह से हम लोग आज फाइनली PHDL 135 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट सिलेबस हो चुकी है BHDL 135 की। और
सारे के सारे क्लास कीजिए और बेहतरीन तरीके से मार्क्स प्राप्त कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा। बस एक निवेदन है आप सबों से लास्ट कि प्लीज़ चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर हिट करना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।